हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट क्लास 10th में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग क्लास 10th साइंस 2027 में किसमें 2027 के बोर्ड एग्जामों में बैठने वाले हैं तो हमारे इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा। तो आज हम लोग वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। और वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों के 2027 के एग्जाम में हूबहू यानी कि इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जामों में जो है क्या पूछा जाएगा। हम लोगों ने जिस तरह का एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह का क्वेश्चन को डिजाइन करके लाया है। तो आप लोग क्लास के एंड तक में जरूर बने रहिएगा। तो हम चलते हैं, अब हम अपना क्लास स्टार्ट करने, और आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है, हीलियम को क्या कहते हैं? हीलियम का हमारा मतलब देखिए संकेत क्या होता है? He। हीलियम परमाणु संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो ये कैसा तत्व है? हीलियम जो है कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है, या फिर क्रियाशील तत्व है, या फिर सक्रिय है, या फिर उदासीन है? तो हमेशा याद रखिएगा कि सॉरी, हीलियम जो है वो अक्रिय तत्व है। क्या है? हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा कि जल में जो है, जल क्या होता है? तो H2O होता है। क्या होता है? H2O। और हम लोग जो है आज वैसा साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने आए हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के साथ साथ हम उसको एक्सप्लेन करने का भी कोशिश करेंगे, ठीक है। जहां तक हो सके हम उसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी मदद मिल सकता है, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि मतलब जो है कि क्लास को जो है समझ समझ के करना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ क्लास को, जैसे क्लास का क्वेश्चन पढ़ के और सब आपको मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन बता दूं तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ के तो कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो वही बात हो जाएगा कि भैंस के आगे बीन बजा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्लास को जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। लिखा है जल में तो क्या होता है? H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ पूछा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ? H हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो ये 2 अनुपात 1 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? यानी कि आवर्तों की संख्या पूछा हमें। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। एग्जामों में ये पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पिता किसे कहा जाता है? तो मोसले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोसले को कहा जाता है। तो वही हमें पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें जो है कितने आवर्तों की संख्या कितनी है? तो हमेशा याद रखिएगा कि आवर्त क्षैतिज कतारें जो होती है, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? और उदर्ग स्तंभों को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह से उदर्ग स्तंभ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि आवर्तों की संख्या जो होती है वो 7 होती है, और वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्ग की संख्या तो हमेशा याद रखिएगा कि 18 होती है। कितनी होती है? 18, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्योंकि हमें पूछा क्या है? आवर्तों की संख्या। तो आवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और वर्गों की संख्या बोले तो 18, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिलिकॉन क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा एक तत्व का और एक नाम पढ़ा कि हीलियम क्या है।
तो इस तरह से अगर एग्जामों में ये पूछा जाए कि हमारे जो है हमारे पृथ्वी में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि 100 से अधिक, कितने 100 से अधिक जो है तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से अभी हम लोगों ने हीलियम पढ़ा, जिसका क्या होता है संकेत He होता है और उसका परमाणु संख्या 2 होता है। और यहाँ हमें क्या पूछा है, सिलिकन, ये भी एक प्रकार क्या है, तत्व है। तो तत्व यानी कि सिलिकन, सिलिकन क्या होता है Si, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 14 होता है। ठीक है ना, तो ये कैसा तत्व है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये क्या है, धातु है या फिर उप अधातु है या फिर उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि सिलिकॉन जो है ना वो उपधातु है। क्या है, उपधातु। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कहाँ आगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में आगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्लास करते रहिए। ठीक है, और आज हम लोग तो क्लास 1 पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 1 पढ़ रहे हैं। और इस तरह के हम लोग क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है ना, क्लास 1 2 3 इस तरह से चलेगा। और हम लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे कि क्लास 7 8 तक इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन हम लोग आज लाए हैं। ठीक है, और लगभग 8 10 क्लास इसका करना है। उसके बाद 8 10 क्लास करने के बाद हम लोग आप लोगों के लिए लाएंगे सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के बुक से छांट छांट कर निकाला गया है। ठीक है ना, तो साइंस सोशल साइंस पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइंस यानी कि हो जाएगा साइंस, उसके बाद SST हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SST हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ये चारों सब्जेक्ट का हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पहले इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास के एंड तक बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये तो अभी क्लास 1 चल रहा है और क्लास 2 इस तरह से चलते रहेगा। आप लोग डेली हमारे इस चैनल पर आकर विजिट करके देख सकते हैं कि हाँ, अगर नई वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर क्लास ज़्यादा हो जाएगी हमारे चैनल पर, तो हम क्या करेंगे कि साइंस सोशल साइंस मैथ और हिंदी सब के लिए अलग अलग एक मतलब जो ये बना देंगे। क्या बनाएंगे, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और सारा का सारा क्लास उस प्लेलिस्ट में रहेगा। ठीक है, साइंस का अलग रहेगा, मैथ का अलग रहेगा, सोशल साइंस का अलग रहेगा, हिंदी का अलग रहेगा। ठीक है, तो सारा क्लास क्या रहेगा, आप लोगों का अलग अलग प्लेलिस्ट में रहेगा। तो आप लोग वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पहला है, तो अभी तो धीरे धीरे हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अभी बोला कि मतलब जो कि अभी हम लोग इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे। क्या लाएंगे, उस नहीं सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, उससे पहले हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन। क्या करेंगे, चैप्टर वाइज, जो कि एक एक चैप्टर को हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को देखकर आप लोगों के लिए डिजाइन इस तरह से डिजाइन करके आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है ना, और मतलब सेम सेम इस तरह से आप लोगों के एग्जाम में भी जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से आप लोगों को भी दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आपकी क्लास एंड तक देखिएगा तो जरूर आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लास करके इधर उधर भागने से या फिर जहां तहां यूट्यूब चैनल खोजने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक क्लास एक मतलब कि कोचिंग संस्थान पकड़े, और जहां पे भी आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जरूर आकर देखिएगा, सारा का सारा क्लास। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें और भी मजा आएगा, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने डिजाइन करके रखा है। ठीक है, और हम लोगों ने सारा सारा NCERT बुक पढ़ के आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाल कर रखा है। ठीक है, और अदर सभी बुक्स पे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो है कि आप लोगों को क्लास मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सारा क्लास जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्लास, तो एक बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। अगर उस पर भी समझ में नहीं आए तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर आकर अपना सवाल को जरूर टाइप कीजिएगा। आप लोगों के सवाल को पढ़कर उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कहता है कि OH अभिक्रियाशील मूलक कौन है, यानी कि हमेशा याद रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अगर मिटाने जाए हम तो एक सेकेंड थोड़ा सा मिटा लेते हैं और इसका ये बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड दोस्तों, मिटा लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आसानी से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, जो बड़ा बड़ा लिखाएगा,
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि OH क्रियाशील मूलक को कहते हैं या फिर क्या कहते हैं या फिर इनमें से कौन है, इनमें से जो है OH क्रियाशील मूलक कौन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि OH जो होता है ना वो एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल। तो आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन किसमें है हमारा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा। अगर बोली जाए एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड होता है CHO। क्या होता है? एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। कीटोन होता है CO। क्या होता है? कीटोन कीटोन होता है CO। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो थोड़ा मेरा आदत है कि आप लोगों को थोड़ा स्पीड में बोलने का। ठीक है, मेरा थोड़ा आदत है कि स्पीड में बोलने का, इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आए तो थोड़ा वीडियो को और 2-3 बार देख लीजिएगा। फिर उसमें भी समझ में नहीं आए तो मैंने तो बताया ही दिया कि आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ ना तो इस तरह से स्पीड में ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है ना स्पीड में पढ़ा हूँ, बहुत स्पीड में। जब मैं पढ़ता समझ में नहीं आता है तो थोड़ा हमारे स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है ना, और 2-3 बार क्लास को जरूर देखिएगा अगर समझ में नहीं आए। तो बोल रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन का अगर संतुलन की बात करें तो हमारे अगर आसपास में पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या संतुलन बना रह सकता है? इसमें तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और हम लोगों को सांसें लेने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए तो कहीं न कहीं तो पेड़ पौधा से संबंध है। तो इसी कारण से पेड़ पौधा में एक मतलब जो है कि पेड़ पौधा जो है अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन बनाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधा के द्वारा जो भोजन बनाई जाती है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं उस नियम को, और उसी के द्वारा हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण जो है बना रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, आप लोग इसमें VVI जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया ये क्वेश्चन, और एग्जाम में आपके भी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेगा कि मानव हृदय में जो है कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 4। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंजन दाब लगभग यानी कि लगभग कितना होता है। तो प्रकुंजन दाब अगर नहीं समझ में आता आप लोगों को तो सीधा सिंपल में समझिएगा कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है हम लोगों का, 120/80 होता है। सामान्य वस्तु का व्यक्ति का कितना होता है, तो 120/80। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 120 mmHg क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। सबसे पहले हम लोगों को वाष्पोत्सर्जन पढ़ना है। किसको पढ़ना है, वाष्पोत्सर्जन। तो हमेशा याद रखिएगा कि पेड़ पौधा के द्वारा जो पेड़ पौधा के जड़ों के द्वारा जो जमीन से खनिज और लवण लिया जाता है, किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से। तो लेकर उसका उपयोग कर जो भी बचता है उसका वाष्प बनाकर, क्या बनाकर, वाष्प बनाकर वायु में चला जाता है। क्या चला जाता है, जल का क्या होता है, वायु मतलब वाष्प बनकर वायु में चला जाना, यही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो क्रिया होती है ये पत्ता के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, पेड़ पौधा के पत्तों के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन कौन सी विधि से होता है, यानी कि किस विधि से होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रा में कौन सा, द्विखंडन होता है या फिर मुकुलन होता है या फिर लैंगिक जनन होता है या फिर इनमें से सभी। तो हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रा में जो है ना मुकुलन होता है। कौन सा विधि होता है, हाइड्रा में मुकुलन। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं हम लोग अब आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है, क्या हो, ऑप्शन ए है हमारा साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन बी है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन सी है साइन आई गुना साइन आर, ऑप्शन डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो साइन
आई बटे साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आर होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इसे ही हम लोग स्नेल का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। और ये है हमारा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी होता है। क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी होता है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयुक्त होता है। अभी आप लोगों को देखा, अगर जाएंगे तो आप लोग ऑप्शन में मारिएगा समतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। क्यों, क्योंकि अभी आप लोग नाई के दुकान में जाइएगा, नाई के दुकान में जाइएगा तो आप लोगों को वहां पर बड़ा बड़ा शीशा दिखाई देगा, उसमें समतल दर्पण पूरा प्लेन होता है। तो क्या बोलिएगा आप लोग, समतल दर्पण। तो ऐसा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कि दाढ़ी बनाने में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो बोलिए अभी तो नाई की दुकान में समतल दर्पण लगा हुआ रहता है, तो अभी के समय में जो होता है क्या होता है, समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि अवतल दर्पण लगा हुआ रहता था। ठीक है, ताकि दाढ़ी को मतलब दाढ़ी का जो है एक एक भाग को अच्छी तरह से, जैसे अवतल दर्पण का काम होता है कि छोटी चीजें का मतलब है कि प्रतिबिंब को बड़ा बनाना, तो उसी तरह छोटे छोटे भागों को मतलब बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, मतलब है कि उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, और कुछ कुछ बातें समझते भी जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग अभी सोचिएगा कि हाँ अभी सर तो खाली सिर्फ तो ऑब्जेक्टिव का ही बात बोल रहे हैं, तो सब सर सब्जेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं सब्जेक्टिव का भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैं अभी पहले ऑब्जेक्टिव को देख रहा हूँ, क्योंकि जो है आपके एग्जामों में ना 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कितने, 50%। तो ऑब्जेक्टिव का भी योगदान 50% है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना सब्जेक्टिव में। और कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव में ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव पे तो बना बना के भी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद रहेगा। और मैं ये दावा कहता हूँ, दावा ठोक कर कहता हूँ कि अगर आप लोग हमारा शुरू से लेके अंत तक जितने भी क्लास में एग्जाम तक आते आते अपलोड करूंगा, आप लोग उतने सारे का सारा क्लास देख लीजिएगा, तो आप लोगों का मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन जो है एग्जामों में नहीं छूटने वाला है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरा सारा के सारा क्लास अभी से करते जाइएगा। और जो सेंटअप एग्जाम आप लोगों का होने वाला जो है 6 माही एग्जाम होता है, तो उसमें आप लोग बैठ के जरूर देखिएगा और हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग कमेंट में आकर बताइएगा। जब क्या, अर्धवार्षिक एग्जाम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवार्षिक एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम देकर आइएगा तो बताइएगा कि हमारे जो है क्लास से कितने क्वेश्चन जो है तो आए हैं एग्जामों में। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का जो है झुकाव अधिक होता है। क्या, किरण के झुकाव, स्पेक्ट्रम जो होता है प्रिज्म, क्या होता है, प्रिज्म। तो प्रिज्म जो होता है कि जो मतलब एक जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश को वो 7 भागों में क्या करता है, विभक्त करता है। कितने भागों में विभक्त करता है, तो 7 भागों में। तो अगर पूछी जाए कि सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे अधिक झुकाव जो होता है बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगर पूछी जाए कि सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि लाल का होता है। किसका होता है, सबसे कम झुकाव किसका होता है, लाल का। और एग्जाम में पूछा जाए कि तरंग धैर्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का। और तरंग धैर्य सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का। ठीक है ना, तो इतना बात आप लोगों को याद रखिएगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि आप लोगों को मतलब देखिए जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगर नहीं नोट कर पा रहे हमारे स्पीड के कारण, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत फ्यूज जो है ना, विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, और विद्युत फ्यूज क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे घरों में जो है विद्युत फ्यूज का भी उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो हमारे घरों में जैसे एक बोर्ड होता है, बोर्ड से बहुत सारे उपकरण जुड़े होते हैं, जैसे बल्ब, फैन,
फ्रीज, कूलर, एसी, बहुत सारे मतलब क्या होते हैं कि उपकरण जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारे उपकरण और क्या होते हैं कि धारा का मान क्या होता है, कभी-कभी घट जाता है, कभी-कभी बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे घरों में जो उपकरण लगे हुए रहते हैं, बल्ब, एसी, फ्रिज, पंखा, तो ये सब क्षय होने यानी कि क्षतिग्रस्त होने से मतलब जो है कि दिक्कत होने का जो है संभावना रहता है। इसी कारण से हम लोग जो है घर में ये जो बोर्ड में फ्यूज लगाते हैं, एक कोना में आप लोग देखेंगे होंगे व्हाइट कलर का फ्यूज होता है। तो फ्यूज होता है तो वो फ्यूज क्या होता है कि धारा कम और ज़्यादा होने से फ्यूज उड़ जाता है, और फ्यूज अगर उड़ जाता है तो हमारे बोर्ड का जो लाइट होता है वो कट जाता है, जिसके कारण हमारा जो उपकरण होता है वो क्षय होने से यानी कि क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा वही जो फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कुसुमीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। तो इतने सारे बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों को तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो होता है प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, तो V बाय आई क्या होता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो और यहाँ पे V हमारा क्या हो जाएगा, तो विभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर भी हो सकता है। ठीक है, और आई क्या हो जाएगा, तो हमारा धारा हो जाएगा, आई करेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कहाँ है, तो V बाय आई, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, यानी कि डायनेमो जो होता है वो किस प्रकार की धारा उत्पन्न करता है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा है, या फिर दोनों धाराएं हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना कि डायनेमो से होता है, डायनेमो जो होता है कि दोनों प्रकार की धाराएं क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है, मच्छर, तो वो किस तरह के जल में पाया जाता है, यानी कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो किस तरह के जल में पाया जाता है, साफ जल में, या फिर गंदा जल में, या फिर खारा जल में, या फिर मृदु जल में। तो हमेशा याद रखिएगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला जल जो होता है वो साफ जल में होता है। किसमें होता है, साफ जल में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों को क्लास करने में कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग क्लास करने में कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ है अगला क्वेश्चन हमारा 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत जो है नहीं है। ठीक है ना। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो क्या है, लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिक की ऊर्जा है, या फिर कोयला है। तो हमेशा याद रखिएगा कि नाभिक की ऊर्जा जो है, नाभिक की ऊर्जा जो क्या है हमारा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आप लोगों को ये सब क्वेश्चन इतना बार कराया जाएगा। अभी हम लोगों ने कहा कि अभी हम लोग आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, फिर जो है उससे पहले हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोगों को एक एक ऑब्जेक्टिव जो है इस तरह से याद करा दिया जाएगा कि आप लोगों के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलते हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 कहता है कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि हम लोग वह कौन सा धातु है जो है चाकू से काटा जाता है, क्या है, सोडियम है, या फिर मैग्नीशियम है, या फिर एल्युमिनियम है, या फिर आयरन। तो हमेशा याद रखिएगा कि सोडियम जो है जिसे क्या होता है, चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है यहाँ राइट आंसर। और सोडियम के बारे में और 2-3 लाइन याद रखना कि सोडियम को जो है खुले स्थानों में नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो होता है ना, वायु से अभिक्रिया कर जल जाता है। क्या होता है, तो वायु जल ये सबसे अभिक्रिया कर क्या हो जाता है, जल जाता है, जिसके कारण उसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहा पूछता है एग्जामों में कि कौन से धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सोडियम, क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है। और हम लोगों ने इस क्लास में
20 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग इस तरह से 7-8 क्लास करेंगे 20-20 क्वेश्चन करके, क्योंकि जो बच्चे सब होते हैं ना वो क्लास देखते देखते बोर हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों ने छोटा छोटा जो है क्लास आप लोगों के लिए लाया है। और आप लोग छोटा छोटा क्लास देखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिसे क्या होता है कि नहीं बोर होते हैं, तो वैसे बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे नहीं मतलब होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पढ़ाई करने की उतनी क्षमता होती है, उतनी मतलब जो है कि पढ़ाई से मतलब जो है कि लगाव होती है, तो बोरिंग नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है बोरिंग नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चे को सैल्यूट है मेरे तरफ से कि आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। और आप लोगों का जो है 400 पार 450 पार आप लोगों के एग्जाम में कोई नहीं काटने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग भी जरूर जो है क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाएंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, तो क्लास क्लास की क्या हो जाएगा, क्लास की जो है अवधि है वो और भी बढ़ जाएगी, यानी कि क्लास जो है और भी बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसके कारण अभी हम लोग छोटा छोटा क्लास लाते हैं ताकि आप लोगों को आदत बने, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हीरा किस तत्व का अप्रूप है, हमेशा याद रखिए, कार्बन का है या फिर एल्युमिनियम का है या फिर पारा का है या फिर लोहा का। तो हमेशा याद रखिएगा कि हीरा जो है ना वो कार्बन का अप्रूप है। किसका अप्रूप है, कार्बन का। किसका अप्रूप है, और कार्बन का और दो अप्रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। क्या होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, तीनों क्या होते हैं, अप्रूप होते हैं। किसका, तो कार्बन का। तो बताइएगा आप लोगों को हमारा ये क्लास कैसा लगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये क्लास कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर भूलिएगा, सॉरी दोस्तों, नहीं भूलिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों और मेरे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग के जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग के दोस्तों लोग भी जो होंगे ना अभी बहुत इधर उधर भटक रहे होंगे कि अरे क्या पढ़ना, अभी पढ़ाई करके क्या करोगे, जब 3 महीना टाइम बचेगा तो एकदम रात रात भर पढ़ के एकदम फर्स्ट कर जाएंगे। तो दोस्तों आप रात रात भर 3 महीना रात रात भर पढ़ के फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे मतलब ये नहीं साबित हो जाता है कि आप टॉपर बन जाइएगा 3 महीना पढ़ के, ये कभी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर टॉपर बनना है और अच्छा से अच्छा नंबर लाना है 2027 के एग्जामों में, 2027 के एग्जामों में, तो आप लोगों को जो है कि अभी से क्लास तैयारी करना होगा और अभी से ज़्यादा देर तक क्लास पढ़ना होगा और क्लास करना होगा। कम से कम 4 घंटा तो पढ़ना ही होगा अभी से, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।